हेलो एवरीवन, आज हम लोग पार्ट डी ऑफ चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट ए बी सी कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 105 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं था। आप इस वीडियो में जो भी पिंक से हाईलाइट प्रोविज़न्स देखेंगे वो सीआरपीसी में नहीं थे, न्यू प्रोविज़न है। क्योंकि ये प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं था इसलिए ये प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी प्री मेंस दोनों के लिए ही, स्पेशली प्री के लिए पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 105 आपको याद रखना है, बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this chapter or under section 185, including preparation of the list of all the things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witness shall be conducted through any audio video electronic means, preferably mobile phone, and the police officer shall without delay forward such recording to DM, SDM or magistrate of first class। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो भी प्रोसेस है सर्च का, किसी प्लेस पर जाना है, कोई आर्टिकल के लिए सर्च किया गया है, उसको सीज किया गया है, जो सर्च हुआ है वो विटनेस की प्रेजेंस में हुआ है। जब सर्च होता है तो हमने पढ़ा लिस्ट प्रिपेयर होती है, जो चीज़ें सीज करी जाती हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था जब सर्च होता है तो रिस्पेक्टेबल और इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने होता है, क्योंकि सर्च पार्शियल ना हो, इम्पार्शियल हो, बायस ना हो, फेयर सर्च हो सके, और जो विटनेसेस होते हैं उनसे सर्च लिस्ट पे साइन करवाया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो रिकॉर्डिंग होगी ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा और इस रिकॉर्डिंग को डीएम, एसडीएम या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास बिना किसी डीले के पुलिस ऑफिसर के द्वारा भेजा जाएगा। और जो ये रिकॉर्डिंग है ये मोबाइल फ़ोन से भी की जा सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 105 हो गया, जो सिंपल सी बात करता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात करता है। सेक्शन 106 बात करता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 1 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under the circumstances which create suspicion of commission of any offense। सबसेक्शन 1 बात कर रहा है कि कोई पुलिस ऑफिसर है वो सीज़ करता है ऐसी प्रॉपर्टी को जो उसको लग रहा है सस्पेक्टेड है या फिर एलिज्ड है कि वो चोरी की प्रॉपर्टी है या फिर वो पार्ट है किसी ऑफेंस का। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर ऑफ दैट ऑफिसर टू दैट ऑफिसर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर सर्च सीज हो रहा है, अगर सेक्शन 106 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो सीज़ किया जा रहा है वो ऐसे ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन से बिलो की रैंक का है, उसका सबऑर्डिनेट है, तो क्या करेगा, वो तुरंत सीज़र की रिपोर्ट भेजेगा किसको, उस ऑफिसर को, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को सीज़र की रिपोर्ट भेजेगा। तो ये बोला जा रहा है सबसेक्शन 2 में अगर जो सीज़ कर रहा है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन से बिलो का है, उसका सबऑर्डिनेट है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को सीज़ की रिपोर्ट भेजेगा। सबसेक्शन 3 कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल फोर्थविथ report the seizure to the magistrate having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court or where
there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of the property in the police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give the custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce the property before the court as and when required, and to give the effect to the further order of the court as to the disposal of the same। तो सबसेक्शन 3 कहता है जहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर है और उसने प्रॉपर्टी को सीज करा है सबसेक्शन 1 के अंदर, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एलिज्ड थी या सस्पेक्टेड थी कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर वो किसी क्राइम से किसी ऑफेंस से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी को कोई पुलिस ऑफिसर क्या करता है, सीज कर लेता है। तो इस बात की जानकारी, इस बात की रिपोर्ट वो मैजिस्ट्रेट को देंगे जो ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं जहाँ पर सीज किया गया है, वहाँ के मैजिस्ट्रेट को देंगे। और वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको कोर्ट में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। सपोज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब वो प्रॉपर्टी उठा के आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, या फिर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका प्रॉपर अकोमोडेशन डिफ़िकल्ट है, या फिर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका कॉन्टिन्यू रिटेंशन करना ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब अगर उसे लगातार पुलिस कस्टडी में रखना ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो क्या होगा, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, किसी पर्सन को उस प्रॉपर्टी की कस्टडी दे देगा, उस पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया जाएगा कि जब तुम्हें बुलाया जाए तब तुम कोर्ट में आ जाना है, कोर्ट में जब बुलाया जाए तब कोर्ट में आ जाना, और जो फर्दर ऑर्डर दिए जाएं उस पर्सन को, उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कर देना। तो ऐसा किया जा सकता है। 3 पॉइंट्स है इसमें। वहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, पहला, तब भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, किसी और पर्सन को उस प्रॉपर्टी की कस्टडी दी जा सकती है। दूसरा, जहाँ पे प्रॉपर अकोमोडेशन उसका फॉर कस्टडी के लिए कन्वीनियंट नहीं है, डिफ़िकल्ट है। तीसरा, जहाँ पर कॉन्टिन्यू रिटेंशन की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के द्वारा उस प्रॉपर्टी की कॉन्टिन्यू कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों में से किसी भी केस में किसी अन्य पर्सन को, किसी भी पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के उस प्रॉपर्टी का कस्टडी दिया जा सकता है। Provided that where the property seized under subsection 1 is subject to the speedy and natural decay, and if the person entitled to the possession of such property is unknown और एब्सेंट, तो वहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी है, जो सीज़ करी गई प्रॉपर्टी वो नेचुरल डिके है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, और जो पर्सन इंटाइटल है उसकी पोजेशन के लिए वो अननोन है या फिर एब्सेंट है, एंड द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज़ लेस देन 500, जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 500 रुपये से कम की है। It may forthwith be sold by auction under the order of Superintendent of Police, and the provision of section 503 and 504 shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of such sale। तो बोला जा रहा है कि अगर वो उस प्रॉपर्टी की कीमत 500 रुपये से कम है और वो प्रॉपर्टी को बेचना ज़रूरी है क्योंकि वो सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, स्पीडी एंड नेचुरल डिके है, तो उस प्रॉपर्टी को अंडर द ऑर्डर ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बेच दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 503 एंड 504। फिर सेक्शन 107 बात करता है अटैचमेंट फॉर फीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। नया प्रोविज़न है ये, सीआरपीसी में नहीं था, तो प्री के लिए तो बिल्कुल ही याद रखना है, मेंस के लिए भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 107 बात करता है सबसेक्शन 1, वेयर अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इज़ derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity or from the commission of any offense, he may, with the approval of Superintendent of Police, Commissioner of Police, make an application to the court or magistrate exercising jurisdiction to take the cognizance of the offense or commit for the trial or try for the attachment of the property।
तो वहाँ जहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको रीज़न टू बिलीव है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट है, मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है, उससे ये प्रॉपर्टी हथियाई गई है, कुछ ऐसा है कि क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से वो प्रॉपर्टी वहाँ पर है या फिर पार्ट रही है वो क्रिमिनल ऑफेंस का या फिर किसी ऑफेंस का, तो क्या होगा? तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा? विद द अप्रूवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एप्लीकेशन देगा किसको? कोर्ट को। कौन सी कोर्ट को? जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। कैसा ज्यूरिसडिक्शन है? या फिर कॉग्निजेंस लेने का ज्यूरिसडिक्शन है ऑफेंस का, या फिर ट्रायल करने का है, या फिर कमिट करने का है। ऐसा कोई भी ज्यूरिसडिक्शन है उसको एप्लीकेशन देगा। किस लिए देगा? कि इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दिया जाए। तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो सबसेक्शन 1 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो कि उसकी नज़र में रीज़न टू बिलीव है, उसके पास कॉज टू बिलीव है कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है, चाहे वो स्टोलन प्रॉपर्टी है या कैसी भी है, ऑफेंस हुआ है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस की एप्लीकेशन अप्रूवल लेकर इन लोगों से एप्लीकेशन देगा कोर्ट में या फिर मैजिस्ट्रेट के पास देगा। ऐसे कोर्ट और ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास जो कि पावर रखते हैं जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस का ट्राई करने का या फिर उस ऑफेंस को दूसरी कोर्ट में कमिट करने का, ऐसा ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं। और किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है? कि जो ये प्रॉपर्टी है इसको अटैच कर दिया जाए। सबसेक्शन 2 बात करता है इफ़ द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट हैज़ अ रीज़न टू बिलीव वेदर बिफोर और आफ्टर टेकिंग एविडेंस दैट all or any of such properties are proceeds of crime, the court or the magistrate may issue a notice upon such person calling upon him to show the cause within the period of 14 days as to why an order of attachment shall not be made. सबसेक्शन 2 कहता है अगर कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के पास रीज़न टू बिलीव है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्राइम से जुड़ी हुई है, चाहे एविडेंस लेने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है, चाहे एविडेंस लेने के पहले कोर्ट को ऐसा लगता है, तो वो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट जिनको भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो क्या करेंगे? वो नोटिस इशू करेंगे पर्सन पर और उससे कहेंगे कि तुम कोर्ट में आओ और बताओ कि इस प्रॉपर्टी को अटैच क्यों ना किया जाए। तो जो भी पर्सन है इंटरेस्टेड है वो कोर्ट में अपीयर हो 14 डेज़ के अंदर, जब से उसको नोटिस सेंड करी गई है, कि वो आए और बताए कि जो प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 14 डेज़ आपको याद रखना है। प्री का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूजुअली प्री में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो टाइम लिमिट के लिए जो टाइम लिमिट बता रहे होते हैं, या फिर कौन से मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 14 डेज़ के अंदर उस पर्सन को शो करना है कि उसकी प्रॉपर्टी क्यों अटैच नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर द नोटिस इशूड टू एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 2 स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय any other person on the behalf of such person, the copy of the notice shall also be served upon such other person. तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, तो जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है उसको भी नोटिस सेंड किया जा सकता है दूसरे पर्सन के बिहाफ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी अटैच करने की बात हो रही है, कोई एक लैंड है उसको अटैच करने की बात हो रही है, जो उसका ओनर है वो बाहर रहता है, कहीं और है, और वहाँ पर उसने उस प्रॉपर्टी की जो कस्टडी है वो किसी और पर्सन को दे रखी है, तो जो पर्सन को कस्टडी दे रखी है उसको भी नोटिस सर्व हो सकती है उस ओनर के बिहाफ पर। ये एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं कि सबसेक्शन 3 क्या कहना चाह रहा है। फिर सबसेक्शन 4 कह रहा है द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन इफ एनी टू शो कॉज नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 2 and the material fact available before such court or the magistrate and
and after giving a reasonable opportunity of being heard to such person or persons may pass an order of attachment in the respect of those properties which are found टू बी द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नोटिस इशू करी गई है कि आओ शो कॉज करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी को क्यों अटैच ना किया जाए, तो वो पर्सन आएगा, उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, उन लोगों को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्राइम से जुड़ी हुई है, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट दे सकते हैं। प्रोवाइडेड क्या कहा जा रहा है, इफ़ सच पर्सन डज नॉट अपियर बिफोर द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट और रिप्रेजेंट हिज केस बिफोर द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days स्पेसिफाइड इन द शो कॉज नोटिस, द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट मे प्रोसीड टू पास द एक्स पार्टे ऑर्डर। तो 14 डेज़ का टाइम दिया गया था कि भाई आइए और बताइए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच क्यों ना किया जाए, और उस टाइम लिमिट के अंदर वो पर्सन नहीं आता है, तो कोर्ट क्या करेंगे, एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर देंगे। मतलब दूसरी पार्टी को नहीं सुना है और उसके बावजूद जो ऑर्डर पास किया है वो एक्स पार्टे ऑर्डर है, तो कोर्ट क्या करेंगे, फिर एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर देंगे। सबसेक्शन 5 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 इफ द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर द सेड सबसेक्शन वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट और सीजर, द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट मे बाय एन इंटरिम ऑर्डर passed ex parte direct attachment or seizure of such property and such other shall remain in force such order shall remain in force till an order under subsection 6 is passed। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि अगर वो शो कॉज नोटिस सर्च करेंगे, फिर 14 दिन तक वेट करेंगे कि वो पर्सन आएगा और जवाब देगा, इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है अटैचमेंट का या सीज़र का वो डिफीट हो जाएगा। तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर देंगे, किसका, एक्स पार्टे अटैचमेंट का या सीज़र का। इंटरिम ऑर्डर वो ऑर्डर मतलब कि जो फाइनल ऑर्डर नहीं है और प्रोसीडिंग के दौरान बीच में ही पास किया गया है, वो इंटरिम ऑर्डर होता है। तो क्या करेंगे, इंटरिम ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट क्या कर देंगे, पास कर देंगे, और ये ऑर्डर कैसा होगा, एक्स पार्टे। क्यों, क्योंकि 14 दिन का टाइम दिया गया था, वो पर्सन आया नहीं है, उसका वेट करा नहीं है। वेट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अटैचमेंट का, जिस लिए अटैचमेंट किया जा रहा है प्रॉपर्टी का या जिस लिए सीज किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, वो डिफीट हो जाएगा। तो इस वजह से उसको सुने बिना ही प्रीसीडिंग के बीच में ही एक्स पार्टे ऑर्डर दे दिया गया है, और ये ऑर्डर कैसा है, इंटरिम है। फिर सबसेक्शन 6 कहता है इफ़ द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अटैचमेंट और सीज्ड प्रॉपर्टी टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट शैल बाय ऑर्डर डायरेक्ट द डीएम to ratably distribute such proceeds of crime to the person who are affected by such crime। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये कोर्ट को लगता है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो कैसी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्राइम से जुड़ी हुई है, तो वो जो कोर्ट है या फिर वो जो मजिस्ट्रेट है जिनको ये लग रहा है, जिन्होंने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वो कोर्ट, वो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे डीएम को कि भाई इस प्रॉपर्टी का क्या करिए, रेटेबली डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए उन लोगों के बीच में जो क्राइम से क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, जिस क्राइम से वो प्रॉपर्टी को लिया गया अक्यूज्ड के द्वारा, उसके विक्टिम्स होंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डीएम को क्या आदेश दिया जाएगा कि रेटेबली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उस क्राइम के जो विक्टिम्स हैं उनमें। सबसेक्शन 7 कहता है ऑन रिसिट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दी सबसेक्शन 6 द डीएम शैल विद इन द पीरियड ऑफ 60 days distribute the proceeds of crime either by himself or authorize any officer subordinate to him to effect such distribution। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ऑर्डर मिलेगा डीएम को तो चाहे तो वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट को कह सकते हैं कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन करो। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई 60 days के अंदर किया जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा जो शो कॉज नोटिस
सर्व होगी, उसका जो आंसर आएगा पर्सन की तरफ से, जो वो अपीयर होगा और बताएगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्यों अटैच नहीं होनी चाहिए, उसके लिए 14 दिन का टाइम है। और जो रेटेबली डिस्ट्रीब्यूशन होना है प्रॉपर्टी का, तो जब से डीएम को ऑर्डर मिला है तब से 60 दिन का टाइम है, 60 डेज़ का टाइम है। ओके, सब सेक्शन 8 बात करता है if there are so claimant to receive such if there are no claimant to receive such proceeds, वहाँ जहाँ पे कोई claimant नहीं है, या फिर no claimant is ascertainable, कौन claimant है नहीं पता, या फिर there is any surplus after satisfying the claimant, या फिर क्लेमेंट को पैसा वो जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है, उसका सरप्लस बच जाता है। तो वहाँ जहाँ पे कोई क्लेमेंट नहीं मिला, कौन क्लेमेंट है पता नहीं है, या फिर क्लेमेंट को दे दिया है उसके बाद सरप्लस बच गया है, तो उस प्रोसीड्स का क्या होगा, वो फॉरफीट कर दी जाएगी गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को दे दी जाएगी बची हुई प्रॉपर्टी, या फिर जहाँ पे क्लेमेंट नहीं मिल पाता है। तो इसके साथ कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 107। फिर से बोल देती हूँ, 107 क्या है, नया प्रोविज़न है, सीआरपीसी में नहीं था, तो आपको याद रखना है 105 और 107। पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, बट अभी और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नए प्रोविजंस हैं। सेक्शन 108 बात करते हैं मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। तो यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है जहाँ पे सीधा सीधा सेक्शन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस में सर्च होने के लिए। तो सेक्शन 108 में अब क्योंकि BNSS के हिसाब से पूछा जाएगा तो सेक्शन 108 हो जाएगा। तो 108 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो सर्च वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है वो उनकी प्रेजेंस में हो, वहाँ जहाँ पे वो कॉम्पिटेंट है सर्च वारंट को इशू करने के लिए। मतलब आप इतना समझिए कि ऐसा मैजिस्ट्रेट जो कि अपनी ज्यूरिसडिक्शन में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं सर्च वारंट को अपनी प्रेजेंस में वारंट को क्या करवा सकते हैं, सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कहाँ पर करवाएंगे, अपनी ज्यूरिसडिक्शन में करवाएंगे। सेक्शन 109 बात करता है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एंड एक्सेट्रा प्रोड्यूस। तो कोई भी कोर्ट है जिनको लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो उनके सामने प्रोड्यूस हुआ है इसको इम्पाउंड कर लेना चाहिए, या कोई डॉक्यूमेंट है जो उनके सामने प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वो रिक्वायर कर सकते हैं। सेक्शन 109, ये सेक्शन 104 था सीआरपीसी में और ये भी प्री में पूछा जाता था। तो अब अगर पूछा जाएगा तो सेक्शन 109 हो जाएगा कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कोर्ट को पावर देता है डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड करने के लिए या फिर अपने सामने प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो सीआरपीसी का क्वेश्चन आता था तो 104 मार्क किया जाता था, बट अब 105 मार्क किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 110 है जो कि बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। सब सेक्शन 1 कहता है वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरी टू विच दिस संहिता एक्सटेंड हेयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड टू एज अ सेड टेरिटरीज। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि वो टेरिटरीज जहाँ पर ये संहिता लागू होती है उस टेरिटरी को सेड टेरिटरीज कहा जाएगा। जैसे ये संहिता कहाँ पे लागू होती है, यूपी में लागू होती है, तो यूपी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे सेक्शन के अंदर, सेड टेरिटरीज। दिल्ली में लागू होती है तो दिल्ली के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वर्ड, सेड टेरिटरीज। तो ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये संहिता लागू होती है उस जगह को हम क्या कहेंगे, सेड टेरिटरीज। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये क्लॉज ए कहता है वेयर द कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस संहिता एक्सटेंड हेयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड टू एज said territories desires that a summon to an accused person, a warrant for the arrest of an accused person, a summon to any person requiring him to attain and produce a document or other thing or produce it। क्लॉज सी कह रहा है या तो सम्मन दिया जा रहा है कि खुद अटेन करो या फिर डॉक्यूमेंट लेकर आओ या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट को क्या कर दो, प्रोड्यूस कर दो, या फिर सर्च वारंट।
तो ऐसी टेरिटरीज़ जहाँ पर ये संहिता लागू होती है वो इनमें से कोई 4 चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी वो इशू कर रही है, ठीक है। इशूड बाय इट, ठीक, एंड शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस। तो इशू कर रही है, सर्च वारंट हो गया या फिर सम्मन हो गया, सेड टेरिटरीज़ कर रही है, मतलब वो टेरिटरीज़ जहाँ पे संहिता लागू होती है। कहाँ के लिए कर रही हैं? तो कहाँ के लिए कर रही हैं, इसके लिए हमें 2 क्लॉज पढ़ने हैं। विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। यहाँ पे समझिएगा, बात हो रही है कि जो भी ये वारंट सम्मन इशू किया गया है इंडिया के ही अंदर ऐसी टेरिटरीज़ के द्वारा जहाँ पर ये संहिता लगती है। कहाँ के लिए? इंडिया के ही अंदर ऐसी टेरिटरीज़ में जहाँ पर ये संहिता नहीं लगती है, ठीक है। इट मे बी सेंड सच सम्मन वारंट इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट और अदरवाइज। तो वो जो सम्मन और वारंट जो भी सेंड कर रहे हैं वो डुप्लीकेट में किया जाएगा, पोस्ट के द्वारा हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है। टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट टू बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड। तो वहाँ का जो कोर्ट है वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, उनको दिया जाएगा, उसको सर्व करने के लिए। सम्मन है तो सर्व कर दो, वारंट है तो एग्जीक्यूट कर दो। एंड वेयर any summon referred to in the clause A or clause C has been so served, the provision of section 70 shall apply in relation to such summon as if the presiding officer of the court to whom it is sent were a magistrate in the said territories। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहाँ पर सम्मन सर्व हुआ है क्लॉज ए और क्लॉज सी के अंदर, वहाँ पे सेक्शन 70 के प्रोविजंस लगेंगे और वो जो सम्मन जिस कोर्ट को भेजा गया है वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं वो उसको ऐसे सर्व करेंगे जैसे सेड टेरिटरीज़ में होता है। मतलब कि जैसे इस वहाँ पर जहाँ पर इस संहिता के प्रोविजंस लगते हैं और वहाँ की कोर्ट जैसे सम्मन को सर्व करते हैं, तो जहाँ पर सम्मन भेजा गया है इस सेक्शन के अंदर वो भी उसको ऐसे ही सर्व करेंगे जैसे वो सेड टेरिटरीज़ में आ गए हैं, मतलब जैसे कि वहाँ पर ये संहिता लागू होती है। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर सम्मन भेजा जा रहा है ऐसी इंडिया में ही, अभी हम जो क्लॉज आई में बात कर रहे हैं 1 में, वो हम बात कर रहे हैं विद इन इंडिया की बात हो रही है। विद इन इंडिया ही 2 जगह हैं, एक जहाँ पे संहिता लागू होती है और जहाँ पे संहिता लागू होती है वहाँ पे सम्मन वहाँ से सम्मन भेजा जा रहा है। दूसरा, इंडिया में ही ऐसी जगह जहाँ पर ये संहिता लागू नहीं होती है वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो जहाँ पर ये संहिता लागू नहीं होती है वहाँ पर सम्मन भेजा गया है इस सेक्शन के अंदर, और वो उस संहिता को ऐसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, उस सम्मन को ऐसे ही एग्जीक्यूट करेंगे जैसे वहाँ पर संहिता लागू होती है। क्योंकि वर्ड लिखा है एज इफ़ क्या बताता है आपका, लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। तो वहाँ पर भी इस सम्मन को ऐसे ही सर्व किया जाएगा जैसे यहाँ इस प्रोविज़न में दिया गया है, इस संहिता में दिया है, इसके बावजूद कि वहाँ पर इस संहिता के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। अगर मैं नहीं हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, फिर पॉइंट 2 कहता है इन एनी कंट्री और प्लेस outside India in respect of which arrangement have been made by a central government with the government of such country or place for service or execution of summon or warrant in relation to criminal matter hereafter in this section referred to as contracting state। जो पॉइंट 2 है वहाँ पे बात कर रहा है कि सम्मन भेजा जा रहा है, इंडिया के द्वारा भेजा जा रहा है, जहाँ पर ये संहिता लागू होती है वहाँ पे इंडिया के द्वारा भेजा जा रहा है। किसको भेजा जा रहा है? बाहर भेजा जा रहा है, कंट्री के बाहर भेजा जा रहा है, इंडिया के बाहर भेजा जा रहा है। और कौन सी कंट्री के पास भेजा जा रहा है? जहाँ पर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंट्री के गवर्नमेंट से क्या कर रखा है,
अरेंजमेंट कर रखा है। और ऐसी कंट्री जिसके साथ अरेंजमेंट कर रखा है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहेंगे। मतलब कि जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, सपोज़ करिएगा इंडिया की गवर्नमेंट है और वो क्या करती है, अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ अरेंजमेंट कर लेती है। तो जो अमेरिका की गवर्नमेंट हो गई, जो अमेरिका हो गया, वो हमारे लिए क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हो गया। तो अब अगर वर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आएगा तो आप इससे ये समझेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने क्रिमिनल मैटर में समन और वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए अरेंजमेंट कर रखा है उस कंट्री से, और उस कंट्री को हम कह रहे हैं, जिस कंट्री से कर रखा है उस कंट्री को हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ठीक है। तो अब इंडिया की गवर्नमेंट क्या करी, इंडिया का कोर्ट क्या कर रहा है, ऐसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सम्मन या वारंट भेज रहा है। तो कैसे भेजेगा, डुप्लीकेट में भेजेगा, कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को, जज को भेजेगा। जो ट्रांसमिशन होगा सम्मन का या वारंट का वो उस अथॉरिटी के द्वारा होगा ट्रांसमिशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इस चीज़ के लिए क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया है। तो उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को सम्मन वारंट डुप्लीकेट में भेजा जाएगा। ये कहता है आपका पॉइंट 2। फिर सबसेक्शन 2 कहता है वेयर अ कोर्ट इन द सेड टेरिटरीज, सेड टेरिटरीज का मतलब जहाँ पर ये संहिता लागू होती है, हैज़ रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर अभी तो सेंड कर रहे थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेंड किया जा रहा था। अब क्या है, जो सेड टेरिटरीज है जहाँ पर ये संहिता लागू होती है वो रिसीव कर रही है किसी सम्मन को, वारंट को, या फिर सम्मन को कोई डॉक्यूमेंट के लिए, या फिर सर्च वारंट को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। किससे रिसीव कर रही है, इशूड बाय अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन द इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। उस जगह से रिसीव कर रही है जहाँ पर इंडिया के ही अंदर ये संहिता लागू नहीं होती है, या फिर ऐसे कोर्ट, जज और मजिस्ट्रेट से रिसीव कर रही है जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के हैं। तो बाहर से रिसीव कर रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से रिसीव कर रही है। It shall cause the same to be served or executed as if it were a summon or warrant received it from another court in the said territories for the service or execution within the local jurisdiction, within its local jurisdiction। तो उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे क्योंकि रिसीव किया गया है, तो जैसे जो संहिता जहाँ पे लागू होती है, जिस प्रोविजंस के अनुसार किया जाता है, उसको वैसे ही क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब जो सम्मन है, वारंट है, उसको जो रिसीव करा है बाहर से, उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करेंगे जैसे वो कहाँ से आया है, हम आपके पास समझ लीजिए वहाँ से आया जहाँ पर ये प्रोविजंस लागू होते हैं, संहिता के प्रोविजंस के अनुसार एग्जीक्यूट करेंगे। आप ये समझिए, ये सही है। और ये जो एग्जीक्यूशन होगा, जिस कोर्ट को मिला है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उस वो वारंट हो सकता है या फिर सर्विस करना हो सकता है सम्मन की। ओके, एंड वेयर अ वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड द पर्सन arrested shall so far as possible be dealt with in accordance with the procedure specified section 82-83। तो जहाँ पे अरेस्ट वारंट है उसको एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे सेक्शन 82-83 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। और जहाँ पे सर्च वारंट है उसको एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे सेक्शन 104 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। Provided that in a case where a summon or warrant, search warrant received from a contracting state has been executed, the document or thing produced or thing found in search shall be forwarded to the court issuing the summon or search warrant through such authority as द सेंट्रल गवर्नमेंट बे बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। ओके, सिंपल है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जैसे बाहर से कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से यहाँ की कोर्ट को, इंडिया की कोर्ट को क्या हुआ, कोई सम्मन या सर्च वारंट रिसीव हुआ और जब उसको एग्जीक्यूट करा गया तो जो भी डॉक्यूमेंट थे, जो भी थिंग थी जिसके लिए सर्च वारंट था वो मिल गया। तो जाहिर सी बात है बाहर से मिला है, जिसने सम्मन जारी करा है, जिसको डॉक्यूमेंट चाहिए उसको भेज दिया जाएगा। तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि उसको, जिस कोर्ट ने सम्मन भेजा था, सर्च वारंट भेजा था, उसको वो सामान भेज दिया जाएगा। और कौन सी एजेंसी के थ्रू भेजा जाएगा, तो उस अथॉरिटी के थ्रू भेजा जाएगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में क्या किया है, स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके द्वारा
ट्रांसमिट करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।